नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। मैं और मेरे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद आपके सामने हाजिर हैं और आज दिन भर की जो प्रमुख घटनाक्रम है और जो चुनाव को लेकर बिहार में सियासी महासंग्राम, जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो उसमें जो सबसे बड़ा अपडेट है, जो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं, उन तमाम बातों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हम तमाम जानकारी देंगे और उसके बाद हम आपको जो है वो बताएंगे कि आगे क्या होने जा रहा है, आज क्या हुआ, तमाम चीजों की जानकारी हम आपको आज देने जा रहे हैं। तमाम घटनाक्रम, कई सवाल आपके जहन में उभर रहे होंगे कि आखिरकार एनडीए में क्या हुआ, चिराग पासवान जो है वो माने या ना माने, जीतन राम मांझी जो है जो ये कह रहे हैं कि दे दो अपना सिर्फ 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो जीतन राम मांझी का क्या हुआ, उपेंद्र कुशवाहा का क्या हुआ, जेडीयू में आज मीटिंग हुई उसका क्या हुआ, बीजेपी पे कहाँ तक बात पहुंची है। हम आपको ये भी बताएंगे कि महागठबंधन में क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव आ जाए, तेजस्वी यादव ने आज बड़ी घोषणा की, हम उस पर चर्चा करेंगे। उनके सीटों का बंटवारा जो है वो कहाँ किस मोड़ पर पहुंचा है, तमाम चीज, तमाम बातों की जानकारी हम आपको देने बैठे हैं। और हम बार बार कहते हैं कि हम जो है, हमारे पास हम जो खबर देते हैं, एक तो हम अफवाहों, अटकलों और कयासों पर खबर देने में भरोसा नहीं करते। दूसरी बात ये कि जो मतलब हम, हमारे ऊपर ना कोई पैसे का प्रभाव होता है, न हमारे ऊपर किसी खबर का प्रभाव होता है। दुनिया में कोई टकसाल ऐसी नहीं बनी जो कुमार प्रबोध को खरीद सके। और हम आपको आज पूरी खबर बताएंगे। और खबर का मतलब ये होता है कि जानकारी, अभी जब हम लाइव करने बैठे तो अभी हमारे पास फोन आया, हमारे पास फोन आया बीजेपी के एक नेता का, जो विधायक पद के भी दावेदार है, विधायक चुनाव लड़ने के टिकट के दावेदार हैं। और जब हम आपके पास बैठे उससे पहले हमारे पास उनका फोन आया कि देखिए, एक किसी खास यूट्यूब वाले ने हमारे बारे में ये चला दिया कि हम बीजेपी में शामिल, बीजेपी छोड़कर जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं और जेडीयू से हमारा टिकट पक्का है, जबकि हम बीजेपी में मजबूती से साथ डटे हैं और कहीं कोई हमारी बातचीत जेडीयू के लीडर से नहीं हुई है। ये कांटी से, मुजफ्फरपुर कांटी से अजीत कुमार है, उनका फोन अभी हमारे पास आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा कहीं मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन लोगों ने चला दिया। तो ये हालत है कि जो नेता दिल्ली में बीजेपी नेताओं के पास बैठा है, उसके बारे में ये चला दिया गया कि वो जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा, उन्होंने आग्रह किया कि मेरी ओर से कृपा कर, हम फोन से परेशान हैं, हम तबाह हैं कि हम आखिरकार जो है हम किसकी बात सुने और किसको जवाब देते रहे। तो तमाम चीजों की हम चर्चा करेंगे और तमाम बातों की चर्चा करेंगे। विवेकानंद हमारे साथ हैं, विवेकानंद बताएंगे कि चिराग पासवान का क्या हुआ, हम बताएंगे कि भाई मांझी क्या कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं, कांग्रेस की क्या हालत है, फिर वहां मुकेश सहनी का क्या कुछ होने जा रहा है, महागठबंधन का क्या हाल है, पूरा सब कुछ बताएंगे। लेकिन आज उससे पहले बता दें कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और बड़ा एक ऐलान कर दिया। चुनाव से पहले उनके सीट शेयरिंग नहीं हुई और उससे पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया कि हम बिहार में सरकार में हम आएंगे तो हमारे पास, हम जो है वो हम बिहार सरकार में आने के बाद हम जितने जो घर हैं जहाँ रोजगार, सरकारी नौकरी नहीं है, उस तमाम घर को हम जो है वो हम नौकरी देंगे। और बड़ा स्ट्रोक है। विवेकानंद बताया अपने दर्शकों को कि हमने इस पर अभी जो है वो हमने इस पर सर्वे कराया और अभी हम तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद दिन के 1 बजे उन्होंने घोषणा की थी और हमने तत्काल, हमारी कई टीम जो है वो क्षेत्र में घूम रही है अभी, और हमने उस टीम के जरिए सर्वे कराया लोगों से। हम बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमको देख के हम उसका डेटा अभी एग्जैक्ट ऑफिस के साथ आपको प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने जब तकरीबन 3,000 लोगों से बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में हमने राय जानी उनकी और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार तेजस्वी यादव की इस घोषणा का क्या असर पड़ सकता है। तो हमको, हमारी जानकारी, जो हमारे पास जो डेटा है, 3,000 करीब लोगों से हमारी बातचीत हुई, उसमें से 78% लोगों ने माना कि तेजस्वी यादव की इस घोषणा का बड़ा असर हो सकता है। और उन्होंने कहा, हम लोग दरअसल जो कई बयान भी हमारे पास आए हैं, और चूंकि अभी ये 1 बजे दिन ही घटना है और करीब 7 घंटे, 6.5 घंटे हुए, तो 6.5 घंटे में जो कुछ हो सकता है, जो हमारे पास डेटा आ सकता है वो बता रहा है। उसमें से कई लोग ये कहते मिले कि हमने जब उनसे पूछा कि तेजस्वी यादव की बातों पर भरोसा है, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव 2020 में ये कह रहे थे कि हम सरकारी नौकरी 10 लाख लोगों को देंगे, तो उस समय नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि जो है वो
पैसा कहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा कि बाप के यहाँ से लाएगा कि नकली नोट छापेगा, और फिर नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि हम 20 लाख नौकरी देंगे। तो तेजस्वी यादव के बातों को खारिज नहीं किया जा सकता है। और ये जो है वो बात लोगों के जहन में है। ये जो 2000 करीब 3000 लोगों का हमारे पास डेटा है जो अब तक आ पाए हैं, हम पूरा डेटा फिर इसको बाद में देंगे। लेकिन एक बड़ी घोषणा, और 2 घोषणा उन्होंने की है। एक हमारे कॉन्क्लेव में उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा 7 तारीख को कि जब हमारी सरकार बनेगी तो एक मुश्त हम महिलाओं के खाते में 30,000 रुपया देंगे, 2,500 रुपया पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से, और एडवांस में 1 साल का पैसा दे देंगे, यानी 30,000 रुपया पर ईयर देंगे हम। तो ये एक बड़ी घोषणा। और दूसरी बड़ी घोषणा उन्होंने कहा किया कि हम जो है वो अब हम जो जहां भी नौकरी नहीं है उन तमाम लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये 2 बड़ी घोषणा 20 महीने में हम देंगे नौकरी, 20 महीने में। और ये 2 बड़ी घोषणा है, और चुनाव में इसका बड़ा असर पड़ सकता है। ये जो है वो तेजस्वी यादव ने घोषणा किया। उन्होंने कहा कि हम जो पलायन कर चुके हैं मजदूर, उनको भी बिहार वापस बुलाएंगे और उनको भी यहाँ पर रोजगार का इंतजाम करेंगे। बिहार को उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय जो है वो करिए, आर्थिक न्याय करेंगे। तो तेजस्वी यादव का जो हमारे पास प्रारंभिक सर्वे जो आ रहा है वो ये है कि तेजस्वी 78% लोगों ने जो है वो कहा है कि हम तेजस्वी यादव की बातों से यकीन कर रहे हैं। तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा, ये ऐसा दिखने लगा है अभी से। बाद में क्या होता है, क्या काउंटर होता है, ये देखना बाकी है। हम प्रारंभिक सर्वे जो हमने किया है उस सर्वे का यकीन करने का कारण भी है। कारण इसलिए है कि जब महागठबंधन की सरकार 2022 में बनी, तब आप देखेंगे कि नौकरी देने में तेजी है, चाहे वो शिक्षक की बहाली हो, पुलिस में बहाली हो, या फिर अन्य डिपार्टमेंट की जो बहाली हो, तो वहां से तेजी दिखी। जब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं भी रहे तब भी नीतीश कुमार की सरकार उसी रास्ते पर चली, लेकिन तेजस्वी यादव जब सरकार में आए तभी तेजी दिखी। और एक तो लगता है कि तेजस्वी यादव ने वो जो आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव ने जो कहा, उससे पहले तक सरकार में कोई पीएससी से परीक्षा कराकर टीचर की बहाली करने ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी। और अचानक जब हमको याद है 2022 के अगस्त में आए, तो उसके बाद ये तय हुआ, वो सरकार में आए थे, 17 महीने के लिए डिप्टी सीएम बने थे, और तब ये बात चली। उनके अंदर शिक्षा विभाग था, मतलब आरजेडी के पास था। तो ये चली बात कि नहीं, अब बीपीएससी से हम शिक्षकों की बहाली कराएंगे, यानी शिक्षक जो है वो राज्यकर्मी हो जाएंगे, और जो शिक्षक पहले से नियोजित शिक्षक कार्यरत है उनको मौका दिया जाएगा शिक्षक सरकारी वेतनमान का, और उसके लिए परीक्षा की जाएगी छोटी सी। तो इसलिए जो है ना कहीं तेजस्वी यादव को लेकर लोगों में विश्वास है। जो हमारे पास सर्वे आ रहा है कि 3,000 करीब लोगों से हमने बात की है, और 78% लोग जो ये कर रहे हैं जब तेजस्वी यादव की बात पर उनको यकीन है। तो ये जो है प्रारंभिक सर्वे तेजस्वी यादव ने आज जो कहा, जो कुछ आज घोषणा की, वो घोषणा को लेकर जो लोगों में रुझान है वो हम बता रहे थे कि किस तरीके से लोग जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तेजस्वी यादव की बात को लेकर। लेकिन असल मुद्दा हम बात करने बैठे हैं कि आखिरकार एनडीए में, महागठबंधन में क्या हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज छाया रहा वो रहा चिराग पासवान का। और हम सबसे बड़ा अपडेट दे दें अभी लोग दर्शकों को कि हमारे पास जो दिल्ली से खबर आई है, चिराग पासवान के घर पर नित्यानंद राय अभी कुछ देर में 3री दफा आज दिन भर में जाने वाले थे। पहली दफा नित्यानंद गए वो तो चिराग पासवान उनसे मुलाकात चिराग पासवान ने नहीं की। आज इतना घटनाक्रम है, चिराग पासवान अपने मंत्रालय में बैठ के काम कर रहे थे, तो चिराग पासवान की वहां से मिलकर वो आए। दूसरी दफा गए तो चिराग पासवान से उनकी बातचीत हुई, और दोनों हंसते हुए आके बाहर आके उन्होंने फोटो खिंचवाया, मतलब कैमरे के सामने कैमरे को फेस किया। और अब चिराग पासवान से जो उनकी बातचीत हुई थी, चिराग पासवान की जो डिमांड थी उसको लेकर वो बीजेपी के आला कमान से उन्होंने बात की, अमित शाह से बात की, और अब अमित शाह का संदेशा लेकर वो चिराग पासवान के पास जा रहे हैं। और हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि चिराग पासवान जो है, नित्यानंद राय चिराग पासवान को लेके अभी जाएंगे, बात करेंगे, और उसके बाद आखिरी सहमति बनाने के लिए अमित शाह के पास लेकर जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा अपडेट है। और ये अपडेट ये बता रहा है कि एनडीए में सीट का बंटवारे का फॉर्मूला एक और मसला अब सुलझता हुआ दिख रहा है चिराग पासवान का। तो चिराग पासवान, अब सवाल लोग पूछेंगे कि आखिरकार चिराग पासवान को कितने जो है वो सीटों पर जो है वो आखिरकार चिराग पासवान माने। तो दिन में हम विवेकानंद बता रहे थे कि बीजेपी अपने स्टैंड से बहुत हटने वाली नहीं है। चिराग पासवान जो शुरुआत उन्होंने की थी कि हम उनके जो वीजा है और
सांसद है, उनकी पार्टी के प्रभारी हैं कि हम 43 से लेकर और 243 के बीच सीट चाहिए, तो वो सब नहीं होने वाला है। 43 के आधे पर आ जाइए। 22 से लेकर 24 सीट के बीच चिराग पासवान का मामला जो है वो बनने वाला है। आप लोगों के कई के जहन में ये आ रहा होगा विवेकानंद कि आखिरकार जो जेडीयू और बीजेपी का मामला है वो कितने पर, हम उस पर भी आएंगे कि वो दोनों का मामला कितने पर, क्योंकि वो दोनों देखिए जेडीयू और बीजेपी, जेडीयू ने बाकायदा अपनी मीटिंग कर ली है और अभी कुछ देर पहले नरेंद्र सिंह फिर से नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं और अब जो है उम्मीदवारों का कॉल जाना शुरू हो रहा है वहां पर। तो जेडीयू ने आज फाइनल कर लिया पूरा अपना, लगभग 90 सीट पर अपने प्रत्याशी का नाम तय कर दिया। लेकिन आपके जहन में ये आ रहा होगा कि जेडीयू और बीजेपी में क्या हुआ। तो जो हमारे पास खबर है, जेडीयू और बीजेपी में 102 और 103 का बंटवारा हुआ है, यानी 205 वो कर चुके हैं। अब बचता है 243 में से 38 सीट। 38 सीट में से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। तो चिराग पासवान का मामला आज रात तक सॉल्व होने की उम्मीद है या कल तक ये खिंच सकता है, लेकिन चिराग पासवान उतनी ही सीट पर मानेंगे जितनी बीजेपी उनको देना चाह रही है। 22 का आंकड़ा हमारे पास था, उसमें से शायद 2 सीट और बढ़ जाए, तो 2 सीट अगर चिराग पासवान को और जाती है तो ये फिर उसका असर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू ने जो है वो तय कर लिया है कि वो कितने सीटों पर वो जो है हमको चुनाव लड़ना। तो कुल मिलाकर जो है वो ये स्थिति है कि चिराग पासवान का मामला सॉल्व होने के कगार पर है। कल तक ये आखिरी आप समझ लीजिए ये सॉल्व हो जाएगा। और जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये कि परसों औपचारिक ऐलान हो सकता है। अभी कुछ देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बयान दिया है कि 2-3 दिन अभी और लगेंगे बातचीत को सुलझाने में। तो एनडीए का जो मसला है, एक बार चिराग जब मान जाते हैं, चिराग का सीट लॉक हो जाता है, उसके बाद तब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से बात की जाएगी। तो तब जब चिराग अगर मान लीजिए 24 सीट पर मानते हैं तो फिर 14 सीट बचती है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को बांटा जाएगा। चिराग अगर 22 पर मानते हैं तो 16 सीट बचती है, वो जिस पर की उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बीच सीट बांटी जाएगी। और तो ये चिराग का मामला। और इस बीच जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा कल उनका ट्वीट आया था कि दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो उसको कंपनसेट करने के लिए आज जीतन राम मांझी ने थोड़ी देर पहले लालू परिवार और तेजस्वी यादव के बारे में ट्वीट किया है, क्योंकि उस ट्वीट को लेकर काफी खलबली थी और रिएक्शन इतना था कि कल जब रात में नीतीश कुमार की मीटिंग हो रही थी तो जेडीयू के जो नेता है वो कड़ी आपत्ति जता रहे थे और बीजेपी तक ये बात पहुंचाई गई कि किस तरीके से जीतन राम मांझी कर रहे हैं। तो जीतन राम मांझी, सवाल ये उठ रहा होगा कि जीतन राम मांझी को कितनी सीट मिलेगी। तो जो हमको आंकड़ा जो अब तक लग रहा है, 7 सीट उनको पिछली दफा दी गई थी 2020 में और 7 सीट पर ही मामला अटका हुआ है। 7 से 8 करने को बीजेपी अभी फिलहाल अभी तक तैयार नहीं है। लेकिन कल जीतन राम मांझी ने अपने पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई, हालांकि उसमें सिर्फ एक अदायगी होगी कि उम्मीदवार चयन का काम जो है वो पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जो उनके बेटे हैं उनको छोड़ दिया जाए, उन पर सौंप दिया जाए। तो ये एक जीतन राम मांझी कल पूछ रहे हैं। कल अभी हम बीजेपी की बात बता दें, हम उस पर आएंगे, बीजेपी बताएंगे बीजेपी में क्या हो रहा है। जीतन राम मांझी का मामला जो है वो वहां पर जीतन राम मांझी के साथ कल वो मीटिंग करने जाने पर संसदीय बोर्ड का, और उसके बाद जो है फिर वो ये डिसीजन लेंगे। लेकिन उनका मामला अभी 7 सीट के आसपास लटका हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा का मामला भी 6 से 7 सीट के तक लटका हुआ है। लेकिन गुंजाइश 2 सीट 3 सीट का बचा हुआ बीजेपी ने गैप छोड़ रखा है। अगर कोई बहुत नाराज हो तो 1-2 सीट उसको बढ़ा के दिया जा सके। ये स्थिति फिलहाल का मामला है एनडीए का। और एनडीए का सीट बंटवारा ये परसों तक फिलहाल होगा, कल तक ये नहीं सुलझेगा। अभी धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी है वो पटना पहुंचने वाले हैं अभी। और जब आज दिन भर विनोद कावड़े जो बीजेपी के प्रभारी हैं राज्य के, वो दिन भर आज उन्होंने बैठक की और बीजेपी की लिस्ट जो है वो आज दिल्ली जा रही है। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आज दिल्ली जा रही है, लेकिन पार्टी ने अपने कई उम्मीदवारों को जिनका प्रथम पेज में जिनका चुनाव है वहां पर जिनका टिकट, जिसका नाम सर्वमान्य तरीके से तय हो गया है, उनको नामांकन के लिए कह दिया है कि आप नामांकन की तैयारी कीजिए। ये कल हमने खबर बताई थी, कल बता चुके हैं कि लगभग
2.5 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कहा जा चुका है कि आप टिकट की तैयारी कीजिए। तो ये स्थिति है जितना बीजेपी की, और बीजेपी का आज दिन भर मीटिंग की और मीटिंग करके सब कुछ जो है वो तय किया कि आखिरकार कैसे क्या किया जाना है और कैसे हमको टिकट बांटना है। आज बीजेपी की सूची तैयार हुई है कुल मिलाकर, जिसमें कि जो 3 उम्मीदवार के नाम तय हुए हैं, और आज वो सूची दिल्ली भेजी जाएगी। कल तक जो है वो कल या परसों बीजेपी उस मामले को सुलझाएगी। और तीसरी बात हम बात बता दें कि एनडीए ने ये तय किया है अभी कि जो हमारे बीच सीट शेयरिंग हो जाती है तो हम उम्मीदवारों के नाम का भी साझा तौर पर ऐलान करेंगे। मतलब क्या कि जो बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा रामविलास, उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये 5 पार्टियों का न केवल साझा उम्मीदवार का ऐलान, हाँ, न केवल सीट बंटवारे एक साथ का ऐलान करेंगे बल्कि उम्मीदवारों की सूची भी एक साथ जारी करने में विचार हो रहा है। और ये चिराग पासवान से बात आज सुलझने वाली है। हम सुलझने के कगार पर हम आपको बोल रहे हैं, और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी बहुत ज्यादा ढील देने के मिजाज में नहीं है। बीजेपी बहुत ज्यादा उनकी बात मानने की स्थिति में को तो तैयार नहीं है। इसलिए चिराग पासवान को बहुत बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा है। जो 43 सीट की बात कर रहे थे और आखिरकार 30 पर और 26 पर आकर रहे थे, वो भी डिमांड पूरी नहीं होने जा रही है। ये लगभग बात क्लियर हो गई है। तो ये एनडीए की स्थिति है। और एनडीए के बारे में हमने बताया कि एनडीए का मामला परसों तक सुलझने के आसार है। परसों इस पर जो है वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है कि जिस पर जो है वो और इस पर घोषणा होता है। अगर आज रात में जो नित्यानंद राय थोड़ी देर बाद जा रहे हैं, पहुंचने वाले होंगे, जब हम लाइव कराए थे इससे पहले वो वहां जाने की तैयारी कर रहे थे दिल्ली में, तो चिराग पासवान के घर में पहुंचेंगे और फिर उनको बीजेपी के बड़े नेताओं के घर पर, शायद अमित शाह के घर पर ले जाने की तैयारी हो रही थी, तो अमित शाह के पास ले जाकर के उनको उनका मामला सेटल किया जाएगा। और तब इसका जो है ऐलान कल जो है वो उसका ऐलान हो सकता है। ये हम जो है वो बता सकते हैं आपको कुल मिलाकर की स्थिति में। अब महागठबंधन की बात हम कर लें कि महागठबंधन जो है वो क्या करने जा रहा है। तो महागठबंधन की हम जानकारी दे दें। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा जो है अब तक फाइनल नहीं हुआ है। सीटों का बंटवारा फाइनल जो है वो नहीं हुआ है। और जो कुल मिलाकर स्थिति है वो स्थिति है कि गतिरोध बना हुआ है। हमने अभी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से बात की। मामला मुकेश सहनी के कारण मुख्य रूप से उलझा हुआ है। और हमने भी बात की कांग्रेस के सीनियर लीडर से, और हमारे पास कांग्रेस की आई कि कांग्रेस को लगभग 40 सीट को क्लियर कर दिया गया कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि हमको हमारे सीट मुकेश सहनी को एडजस्ट करने के लिए आप जो है जितना भी सीट आप कम कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में कम होगा जिस प्रोपोर्शन में आप कम कीजिएगा। अगर आप आरजेडी 10 सीट कम करती है अपनी, तो कांग्रेस 5 सीट अपनी कम करेगी। 70 जो कांग्रेस पिछली दफा लड़ी उससे से 5 सीट कम करेगी, क्योंकि लगभग डबल सीट पर आरजेडी 43 सीट। हाँ, डबल से थोड़ा ज्यादा ही आप कर लीजिए। तो अगर आरजेडी 10 सीट तक कमता है तो कांग्रेस 5 सीट करेगी। अगर मुकेश सहनी को 18 सीट जाना है तो 12 आरजेडी का कम होगा तो कांग्रेस का कम होगा 6। ये फॉर्मूले पर है। सीपीआई और सीपीएम से 6-4 का पिछले बार मामला था, वो सॉल्व हो गया है, उसको मान गए। लेकिन माले जो एक अहम घटक है जिसके पास एक बिहार में आप समझिए कि बड़ा फैक्टर जीत का क्या होता है महागठबंधन का, वो ये होता है कि माले जो है वो उसका एक 50 लगभग ऐसे विधानसभा क्षेत्र हो गए बिहार में जिसका 10,000 वोट जो है माले के पास होगा। तो वो 10,000 वोट ट्रांसफर कराते हैं माले। शाहबाद रीजन का आप देखें पिछले चुनाव में कि वहां 22 में से 20 सीट अगर महागठबंधन जीत गया था, उसमें माले का बड़ा रोल था। और माले इस जिद पर अड़ी है कि हम 19 में से पिछले दफा 12 सीट लेकर आए थे, हम किसी सूरत में हमको ज्यादा सीट इस बार चाहिए। हमारे माले के सीनियर लीडर से बातचीत हुई, उन्होंने कहा 20 भी हमको मिल जाएगा तो शायद हम मान जाए, लेकिन 19 पर नहीं मानेंगे। 19 से ज्यादा सीट हमको चाहिए। तो माले का मामला लटका हुआ है अभी, वो भी फाइनल नहीं हुआ है। और कांग्रेस के साथ साथ मुकेश सहनी का मामला लटका हुआ है। मुकेश सहनी के बारे में थोड़ा आपको बता दें, 12 सीट उनके फाइनल हो चुके हैं। जो हमारे पास महागठबंधन सोर्सेज से पता चले के बाद कि 12 सीट उनके फाइनल हो चुके हैं। 6 सीट और वो डिमांड कर रहे हैं, और ऐसी सीटें हैं जिस सीट पर
आरजेडी का या कांग्रेस का या सीपीआईएमएल का जो है वो सीटों पर मामला अटका हुआ है, वो सीट देने को तैयार अभी लोग तैयार नहीं है। तो मुकेश सहनी का मामला लटका हुआ है, ये महागठबंधन की बात है। और महागठबंधन की ताजा स्थिति है कि कल तक जो आज रात को फिर महागठबंधन की मीटिंग हो रहा है। ये लोग 2 बजे रात तक मीटिंग करते हैं, तो आज रात को फिर मीटिंग होने जा रही है। और इस मीटिंग में जो है ये जो है वो आपको बता दें कि उस मीटिंग में कुछ बात बने तो कुछ आसार बने, लेकिन जो स्थिति है उसमें ये क्लियर दिख रहा है कि बहुत जल्दी अगर करेंगे ये तो परसों ये नाम सीट शेयरिंग का ऐलान कर सकते हैं। सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी इनको और ये करेंगे। और कांग्रेस के तमाम जो अल्लाह वरू जो बात कर रहे हैं वो अल्लाह वरू पटना में डटे हुए हैं, वो गए दिल्ली भी तो वापस लौट के जो है चले आए। तो रात में फिर उनकी रोज रात में मीटिंग होती है। दरअसल दिन में मीटिंग इसलिए नहीं करते, पत्रकार घेरे रहते थे तेजस्वी यादव के आवास को, तो वो रात में मीटिंग करते हैं कि भैया 2 बजे रात में मीटिंग खत्म करेंगे। और उसके बाद बाहर निकलेंगे, 2 बजे रात में कौन पत्रकार बाहर रहता है, और उसके बाद गाड़ी रुकेगी नहीं, डायरेक्ट गाड़ी चली जाती है। तो माले का मामला अटका हुआ है, कांग्रेस का मामला अटका हुआ है, वीआईपी का मामला अटका हुआ है। आरजेडी किसी सूरत में अपनी सीटों को जो मौजूदा जो स्थिति है उसमें ये है कि जो डिमांड्स है पार्टियों की उसमें आरजेडी 120 पर आ गए, 143 से, वो आरजेडी किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वहां पर बात नहीं बन रही है। और इसका आप देखा नतीजा हम बात बता रहे हैं, तो उसी का नतीजा था कि तेजस्वी यादव को आज अपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपने एजेंडे का ऐलान करना पड़ा। तो विवेकानंद जी स्थिति के अपने एजेंडे का ऐलान करना पड़ा। आपके नजरिए से क्या लग रहा है कि क्या कुछ महागठबंधन में हो सकता है विवेकानंद? देखिए, महागठबंधन में वाकई में अभी तक पेच उलझा ही हुआ है और सुलझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव की पूरी कोशिश है कि हम 2020 में जितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे उससे बहुत ज्यादा हम पीछे नहीं जाए। पीछे कौन जाए? तो पीछे कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस की सीटों में कटौती की कोशिश जारी है। और तेजस्वी यादव इस फार्मूले पर है कि अगर कांग्रेस पार्टी पिछली दफा कांग्रेस को अगर हम 70 सीटें नहीं देते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। तो तेजस्वी यादव उसी फार्मूले के तहत चलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर कांग्रेस की सीटों को कम करके हम भाकपा माले को दे दें या फिर मुकेश सहनी को दे दें, ज्यादा लाभ होगा। तो इसी फार्मूले पर तेजस्वी यादव के पास दरअसल ये है, तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि भाई वो वहां पर कही जा रही बात कि आपको 70 सीट हमने पिछली दफा दी और उसका परिणाम ये हुआ कि आपका स्ट्राइक रेट 30% में नहीं रहा। आप देखिए आरजेडी का स्ट्राइक रेट वहां 54-55% था। दूसरी बड़ी पार्टी सीपीआईएमएल का देख ले तो उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 60% से ऊपर था। तो अगर मैंने स्ट्राइक रेट क्या चाहिए सत्ता में आने के लिए? 50% आपका स्ट्राइक रेट हो जाती, 50% प्लस कुछ होना चाहिए। अगर इस रास्ते पर कांग्रेस होती तो तेजस्वी यादव 2020 में मुख्यमंत्री बन गए होते। तो कांग्रेस को 30 सीट देकर तेजस्वी यादव ने जो गवाया है वो तेजस्वी यादव के दिमाग से बात निकल नहीं रही है और कांग्रेस वहां अड़ी है। लेकिन कांग्रेस डर दिखा रही है, कांग्रेस डर दिखा रही कि हम अकेले भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वो 2010 की बात याद है और ये कह रही कि 2010 में हम अकेले चुनाव लड़े थे तो आप 22 सीट पर सिमट गए थे। लेकिन कांग्रेस के साथ ये कांग्रेस ये करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि वो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है। और अगर वो इंडिया ब्लॉक को तोड़ती है, अगर तेजस्वी यादव को के साथ गठबंधन तोड़ के और वो अकेले चुनाव लड़े तो तेजस्वी यादव कुछ नुकसान हो सकता है, वो कुछ मुस्लिम वोट काट सकते हैं। लेकिन फिर बाद में राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा क्योंकि वोट किसके पास है? तो वोट तेजस्वी यादव के पास है। ये राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे विवेकानंद, वहां भी अगर कोई आदमी में भीड़ नजर आ रही थी तो तेजस्वी यादव की भीड़। झंडा भले ही कांग्रेस पार्टी के थी लेकिन आदमी तेजस्वी यादव के आरजेडी के थे। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि महागठबंधन में जिच बना हुआ है। मुकेश सहनी की बड़ी डिमांड जो है वो परेशानी का सबब बने हुए सीट बंटवारे में। और तेजस्वी यादव ये सोच रहा है कि मुकेश सहनी को हम फिर छोड़ के हम उनको लग रहा है कि मलाहों का जो घोषित तौर पर 4% करीब वोट है वो 4% वोट हमारे पास आ जाए तो 4% में 3% भी आ जाए। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि आप देखेंगे मुकेश सहनी के रिकॉर्ड को तो हमारे पास आंकड़े फिगर है कि आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव को तो हमारे पास फिगर है कि 80% से ज्यादा मलाह जाति के वोटरों ने बीजेपी को वोट किया और बीजेपी उसको कंपनसेट करने के लिए इस बार फिर देखिए एक बड़ा चेहरा अजय निषाद, जिसको लोकसभा में जिनको टिकट काटा गया, अजय निषाद को जो है वो पार्टी में ले आई है बीजेपी। और पहले से राजभूषण चौधरी निषाद जो है वो केंद्रीय मंत्री है
और अजय निषाद या उनकी पत्नी को इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने बात कर ली है अजय निषाद से। तो जो बलाहों का प्रमुख वाला इलाका है वो मुजफ्फरपुर और आसपास का इलाका है जहां पर उनके विधायक है, तो वहां पर जो है वो बीजेपी बड़ा दांव खेल रही है। और स्वाभाविक है कि अगर अजय निषाद खड़े होते हैं, वहां मान लीजिए उपस्थिति खड़ी होती है, जो हमारे पास जानकारी है कि बीजेपी अपनी एक सिटिंग सीट विधायक का टिकट काट के और वो टिकट देने जा रही है अजय निषाद को मुजफ्फरपुर जिले में। और जो बहुत हद तक है जो कुढ़नी में जहां पर अभी केदार प्रसाद गुप्ता जो मंत्री है उनके बदले जो है उनको अजय निषाद या उनकी पत्नी को जो है वो विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है। तो वहां पर अगर अजय निषाद खड़े तो कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद के बेटे हैं वो, तो वहां पर जो है आप समझ सकते हैं कि स्थिति जो है वो वहां पर फिर मलाह वोटर में डिवीजन होना तय है और मुकेश सहनी एक तरफा जो है मलाह का वोट नहीं ले सकते हैं। दूसरा, प्रत्याशियों का चयन का जो मामला है, तेजस्वी यादव बार तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले सार्वजनिक तौर पर भी कहा हमारे कॉन्क्लेव में कि हम ऐसे किसी को सीट नहीं देने जा रहे। आप उम्मीदवार बताइए, आप उम्मीदवार दिखाइए, अखाड़ा में पहले पहलवान दिखाइए। किसी दौर में लालू यादव रामविलास पासवान ने कहा था कि आप अपने अखाड़ा में पहलवान को दिखाइए तो हम आपको अखाड़ा में उतरने देंगे, पहलवान को देखेंगे तो यही स्थिति अभी मुकेश सहनी के साथ हो रही। पहलवान दिखाइए पहले कि पहलवान कौन है आपका, वो फिट कर पाया कि नहीं सामने वाले को। तो वहां पर मामला अटका हुआ है महागठबंधन में। और महागठबंधन का मामला, हालांकि हर एक पार्टी की मजबूरी है वहां पर वो एक दूसरे से तालमेल करे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं माले की सीट बढ़ने जा रही है। हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस से समझौता जो है कब होता जा रहा है। और हम जब ये कहते थे विवेकानंद कुछ दिन पहले तक कि देखिए कांग्रेस जो तीसरा अल्लाह और फॉर्मूला अपना रही है बिहार में कि हम अपना तेजस्वी यादव की योजना को, माई बहन योजना को अपना योजना बना के पेश करना, या फिर दूसरे जो तरीके जो अपना तेजस्वी यादव को सीएम पेश कर दावेदार नहीं मानेंगे, इन सब का मतलब ये था, मकसद ये था कि हम तेजस्वी यादव पर दबाव डालें कि हमको मन माफिक हमको सीट दिया जाए। तो ये कुल मिलाकर पेच फंसा हुआ है महागठबंधन में। और जो पेच फंसा हुआ है वो ये बता रहा है कि ये मामला जल्दी से सुलझने वाला है नहीं विवेकानंद। तो इसके लिए कम से कम परसों तक का इंतजार करना पड़ेगा। परसों के बाद ही जो है वो क्लियर हो पाएगा। और जो हमारे पास खबर है कि आरजेडी ने अब पहले फेज के चरण के अपने सुनिश्चित उम्मीदवारों को ये मैसेज दे दिया है कि आप नामांकन की तैयारी करिए। और हम उसके बारे में भी विशेष से खबर बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। और हमारे पास दर्शकों के ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, हम सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार उनके पास सवाल क्या जो अगर है। भैया टिकट के बारे में मत पूछिएगा, हम उन लोगों में से नहीं है जो लोग आपको बताते हैं कि सुबह में जो है वो इनको टिकट मिलेगा, दोपहर में किसी और को टिकट मिलेगा, फिर रात में जो है वो किसी और को टिकट देते हैं। और उन तीनों में से किसी को एक को अगर अगले दिन टिकट मिल जाता है तो उसके बाद वो पुराना वीडियो काट के लगाते हैं, देखिए हमने पहले ही कहा था कि इसको टिकट मिलने वाला है। हम उन लोगों में से नहीं है। हमारे पास पक्की जानकारी होगी तो हम आपको खबर बताएंगे, नहीं होगी हम आपके पास खबर अफवाह कयास हम खबर लेकर नहीं आएंगे। और ना ही हम ये खबर लेकर आएंगे कि हमने जो है वो हम आपको कोई जो हमें उम्मीदवार को ये बताइए कि हमारे यहाँ जब खबर चल जाएगी तो आपको टिकट मिल जाएगा। ये बहकावा है। और इतने उम्मीदवारों ने पैसे देकर जो खबर चलवाए होंगे दावेदारों ने, उनकी स्थिति जाकर देखिए अभी की क्या स्थिति है। सारा पैसा उनका हवा हो गया। और हमने कम से कम ये काम नहीं किया। हम जिसके बारे में बोलते हैं सुनिश्चित होता है तो राजनीति में चमत्कार होता है, राजनीति में बहुत बड़ा फिर आकान वक्त हो जाता है। तो वो अगर हो जाए तो अलग बात है कि उसको वो हमारी बात जो है वो अगर सही नहीं साबित हो तो ये अलग मामला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हम कम से कम गलत जानकारी देने की कोशिश नहीं करते हैं। अब सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। ये हमारे पास किसी ने पूछा है कि अनिल दास ने पूछा है कि आईपी गुप्ता को कितना सीट मिल रहा है। भैया आईपी गुप्ता अकेले सीट के उम्मीदवार हैं। आईपी गुप्ता जो है वो एक सीट के दावेदार है, एक ही सीट उनको मिलने जा रहा है। और वो भी उनको अपनी पार्टी की ओर से मिलेगा ऐसी बात नहीं है। जो हमारे पास जानकारी है आरजेडी के सीट टिकट पर वो एडजस्ट हुए जा रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने लिए और दूसरा जो है वो रास्ता तलाश ले, लेकिन आईपी गुप्ता को एक ही सीट जो है वो ये मिलने जा रहा है। प्रियांशु कुमार निषाद बोल रहे कि मुकेश सहनी को कितना मिल रहा है। तो भैया प्रियांशु जी, मुकेश सहनी को अब तक 12 सीट मिला है। अब तक बातचीत का दौर जारी है। कुछ और सीट बढ़ जाए तो मतलब हो सकता है कि एक दो सीट और बढ़ जाए। अब तक 12 सीट ही है।
जो अभी तक की जानकारी है 12 सीट ही है, और उनके सीटों में पेच में फंसा हुआ है, क्योंकि वो जो टिकट बांट रहे हैं उसको लेकर जो है वो जो है वो स्थिति है अभी थोड़ा सा मतलब दबाडोल पड़ा हुआ है कि अभी स्थिति जो है थोड़ा घबराई हुई है महागठबंधन के भीतर। आप जो है वो अच्छा, गलत जानकारी हमारे बारे में लोग कह रहे हैं, किसी ने लिखा कि आपको गलत जानकारी है। मान लीजिए गलत जानकारी हमारी है, हम तो 100% सुनता और 100% जो है वो किसी बात को सही बताने की का दावा नहीं करते हैं। हम ये वो बताते हैं, राजनीति में चमत्कार होते थे, राजनीति में बड़ा उलटफेर भी होता रहता है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो वही हम आपको बता सकते हैं। शायद वो IT गुप्ता को लेकर शायद वो सवाल पूछ रहे थे। धनंजय राय पूछ रहे मांझी को कितनी सीट मिले? भैया मांझी की 7 सीट, विवेकानंद बिल्कुल 7 सीट, ज्यादा मिलने की गुंजाइश भी नहीं। कहाँ, जब सीट ही नहीं है, जब विधानसभा में 243 सीटें हैं और ये लोग वो लोग 205 ऑलरेडी बांट चुके हैं, तो बाकी जो 38 सीटें बची हुई है उसी में से 3 दलों को के बीच बांटना है। चिराग पासवान सबसे बड़े दावेदार, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदार, 5 सांसद उनके पास 5 सांसद हैं, और दावा तो था, डिमांड तो थी 50 सीटों की। घटते घटते बीजेपी दबाव बनाते बनाते 25 से नीचे लाई है, 20 के आसपास, और अभी तक की जानकारी है कि उनको 22 सीटें मिली हैं। हो सकता है 1-2 सीटें और उनको मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा गुंजाइश हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लिए नहीं। देव कुमार पूछ रहे हैं LJP-R को कितना सीट मिलेगा? सर देव कुमार जी अभी बताया हमने, थोड़ा देखिए उसको, हमारे मीट को ये खत्म हो जाएगा तो फिलहाल 22 सीट। आज रात में अमित शाह से या बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं से नित्यानंद राय आप पहुंच गए होंगे, क्योंकि हम लाइव पर है तो हम बता नहीं पा रहे हैं कि नित्यानंद पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं। नित्यानंद राय फिर जा रहे हैं चिराग पासवान के यहाँ, और वो शायद लेकर उनको जो तैयारी है बीजेपी में कि बीजेपी के बड़े नेताओं के पास ले जाए उनको, और वहां पर फाइनल होगा। इसे फिलहाल 22 सीट। तो ये स्थिति है। अब सब विधानसभा वाइज जो है, संजीव पंडित, क्या मुकेश सहनी एनडीए में जा सकते हैं? नहीं, एनडीए के रास्ते उनके लिए बंद हो चुके हैं, एनडीए में नहीं जाएंगे मुकेश सहनी। आप जो है वो आदित्य कुमार पूछ रहे हैं जेडीयू कितनी सीट मिलेगी? भैया जेडीयू को 103 सीट। मधेपुरा किसको मिल रहा है? अभिषेक आनंद पूछ रहे हैं भैया मधेपुरा जो है वो मधेपुरा सीट किसका? आरजेडी के उसमें चंद्रशेखर वहां पर है, वो विधायक है वहां पर, बहुत प्रिय करीबी माने जाते हैं तेजस्वी यादव और उनके परिवार के, तो उन्हीं को मिलने की संभावना है। लगभग तय ही मान सकते हैं। आप अगर जेडीयू की बात पूछ रहे हैं तो वहाँ एक ही दावेदार है, वो निखिल मंडल का नाम है, और उनको टिकट मिल जाना चाहिए, जो हमारे ख्याल से अगर बहुत कोई उलटफेर नहीं हुआ तो। महुआ से कौन उम्मीदवार होगा एनडीए से? बागी बच्चा को पूछ रहे हैं। तो जो है वो एनडीए से पूछ रहे हैं महुआ सीट पे, तो महुआ सीट एनडीए के पाले में, एनडीए में जेडीयू के पाले में गई है, और जेडीयू का उम्मीदवार वहां पर जो है वो खड़ा होगा। फिलहाल जो आप समझिए कि एक उम्मीदवार जो कभी आरजेडी के लीडर थे, आरजेडी में थे, अब जो है वो जेडीयू में जो है वो उन्हीं को है। खगड़िया से आप बहुत तेज, अशोक यादव पूछ रहे हैं महनार से एनडीए कौन उम्मीदवार लड़ेगा? भैया महनार से उमेश कुशवाहा है, और जेडीयू, एक बात आप समझिए, जेडीयू अपनी आधी सीट भी चिराग पासवान के लिए नहीं छोड़ेगी। आप मान लीजिए बात, बीजेपी अपनी कुर्बानी कुछ दे सकती है चिराग पासवान के लिए, जेडीयू अपनी आधी सीट भी चिराग पासवान के लिए नहीं छोड़ने जा रही है। ये लिख लीजिए, रिटन ऑन द वॉल है। महनार सीट जेडीयू के पाले में, और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा तैयारी कर रहे काफी दिनों से, उनका सीट फाइनल। तो ये जो है पूरा जो है वो स्थिति है, और जो है वो कुल मिलाकर जो है स्थिति है। अब ढेर सारे सवाल, अब सब सीट वाइज आपको नाम पूछे, थोड़ा रुकिए, कल आपको बताएंगे सीट वाइज अभी नहीं, अभी तो गठबंधन होने दीजिए ना, गठबंधन होने दीजिए, पहले सीट शेयरिंग होने दीजिए। हम आपको सीट शेयरिंग बताएंगे। दरअसल है क्या कि सीट शेयरिंग में महागठबंधन में मामला फंसा हुआ है। अब अगर हम आपको नाम बता दें आरजेडी के उम्मीदवार का, सीट चले जाए कांग्रेस में, तो कांग्रेस में चले जाए तो हमारी बात तो गलत साबित हो जाएगी ना। तो इसलिए अभी फंसा हुआ, जैसे ही बंटवारा होगा आप यकीन मानिए हम सबसे पहले आके आपको बताएंगे कि कौन सा उम्मीदवार कहाँ से चुनाव जो है वो लड़ सकता है। प्रियांशु निषाद बोल रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा महागठबंधन का? कल तक होने का कोई आसार नहीं,
अगर आज रात में कुछ चमत्कार हो जाए तो कल हो जाए, लेकिन चमत्कार होने के आसार नजर हमको नहीं आ रहे हैं। आज रात में मीटिंग चलेगी, 2 बजे रात तक इन लोगों की मीटिंग चलती है, और 2 बजे रात तक मीटिंग चलती है, तो 2 बजे रात तक आज क्या नतीजा आता है तो सुबह सुबह बता देंगे। तो कांग्रेस को अधिक से अधिक कितना सीट मिलेगा भैया? कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास 70 सीट थी, 65 सीट पर लड़ेंगे। 60 तक कांग्रेस का आंकड़ा रह सकता है हमारे ख्याल से, जो जानकारी अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव दबाव में है कांग्रेस को लेकर, और कांग्रेस 60 तक मामला पहुंच सकता है। वैसे जो आरजेडी के एमपीओ से वो ऑफर दिया गया फाइनल, वो करीब 56 सीटों का है, 56 सीट आपको दे सकते हैं, ये मामला दिया गया है। बातचीत हो रही, बातचीत अगर हो गई होती, फाइनल हो गई होती बात, तो हम आपको बताते हैं। और पिंटू कुमार कह रहे हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री बिहार। भैया तेजस्वी मुख्यमंत्री बिहार जनता तय कर लेगी अभी। ये क्या कह रहे हैं देव कुमार कि मैं एनडीए का वोटर हूं, लेकिन जमीन पर तेजस्वी की लहर है। भाई पता नहीं आप जमीन पर लहर आप माप पा रहे हो, लेकिन हमने अब बताया आपको कि तेजस्वी यादव ने आज ऐलान किया कि हर घर में नौकरी देंगे 20 महीने में, और हमारे पास हमने करीब 3000 लोगों से, समय कम था, और 3000 लोगों से हमने राय ली है बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में, और वो हमारे पास जो नतीजा 78% लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की बात पर यकीन। तो ये हमारे पास आंकड़ा है। तो गुड्डू यादव पूछ रहे हरनौत महागठबंधन में किसको मिला? भैया एक सीट कांग्रेस के पाले में जाने की उम्मीद है, अभी इस पर तय नहीं हुआ कि कांग्रेस के पाले में सीट जाएगी। तो ये कुल मिलाकर जो है ये स्थिति है। अब सीट के बारे में प्रॉपर आप जो आप पूछे कितना मिल रहा है, सुजीत कुमार सहनी जी वीआईपी पार्टी कितनी सीट मिली अभी बताया? अभी बताया कि वीआईपी पार्टी कितनी सीटें मिल रही है, आपको बताया कि 12 उनका फाइनल है, 6 की और बात चल रही है, और उसमें से कितना निगोशिएट कर पाते हैं ये देखने की बात होगी। प्रीतम यादव कह रहे हैं कि दानापुर से कौन? मुझे पट्टा का दानापुर बता दिया जाएगा पट्टा के दानापुर से बहुत चौंकाने वाला, एनडीए की बात करें चौंकाने वाला चेहरा, बड़ा चेहरा वहां से चुनाव होने जा रहा है। थोड़ा वेट कर लीजिए, बताएंगे आपको। अब जो है अब अलग अलग राय दे रहे हैं लोग। भैया राय देने से हमको क्या होगा, किसको टिकट मिलना चाहिए? ये तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, या फिर वो बीजेपी वाले जो लोग हैं उनको जाके राय दीजिएगा कि वो वहां पर किसको टिकट मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, ये केवल हम दर्शकों के सवाल का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अब सोनू कुमार पूछ रहे सीएम एनडीए से। भैया नीतीश कुमार नहीं बनी, इसके चांसेस बहुत कम है। चमत्कार है नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बना सकता है। हमारी राय में नीतीश कुमार के लिए बेहद टफ चीज है अगला मुख्यमंत्री बनना, अगर एनडीए के साथ बहुमत आता है तो ये कुल मिलाकर। अब सीटों के बारे में हम अभी फिलहाल नहीं बता सकते हैं। हमने आपको बताया ना कि देखिए सीट है क्या कि महागठबंधन में अब तक जो है वो सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है, और हर पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय कर रखे हैं। तेजस्वी यादव ने अपना उम्मीदवार रहेगा, कांग्रेस का कोई अलग उम्मीदवार होगा, मुकेश सहनी का कोई अलग उम्मीदवार होगा। अब हम बता दें और वो सीट हम आरजेडी के उम्मीदवार और चला जाएगा वो सीट जो है कांग्रेस के पास, तो उम्मीदवार बदल जाएंगे, फिर लोग बोलेंगे कि आप झूठ बोल रहे थे। तो भैया जब तक सीट का बंटवारा नहीं होता है, सीट शेयरिंग नहीं होता है, तब तक हम आपको जानकारी नहीं दे सकते। थोड़ा इंतजार करिए। तो ये जो है वो स्थिति है। हालांकि इस बार देखा जा रहा है कि राजद के जो सिटिंग विधायक है उनको लेकर के नाराजगी, क्षेत्र के लोग राबड़ी आवास पर पहुंच जा रहे हैं, उनके विरोध में टिकट काट दे रहे हैं। एक तो प्रायोगिक जो है वो विरोध भी हो रहा है कि मान लीजिए कि किसी उम्मीदवार को टिकट लेना है तो प्रायोगिक विरोध भी करवा रहे हैं कि हम सब आदमी को भेज दिया राबड़ी आवास। कभी थोड़ी देर पहले जो है वो मसौड़ी के विधायक है, और उनको हटाने को लेकर जो इतना जबरदस्त हंगामा हुआ कि मीसा भारती की गाड़ी का शीशा तक फूट गया आवाज रिपोर्टर विधायक के खिलाफ में वहां सोनपुर विधायक रामानुज प्रसाद है, उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। सतीश दास जो मुजफ्फरपुर के विधायक है उनके खिलाफ प्रदर्शन, जहानाबाद के सुधा यादव के खिलाफ बहुत आक्रोश है। तो ये सब तमाम ऐसे मामले आ रहे हैं सामने, और तेजस्वी यादव ने कह चुके हैं कि विधायकों के भी टिकट काटे जाएंगे। 2 दिन पहले ही हमारे मंत्री ने कहा सिटिंग विधायकों के भी टिकट काटे जाएंगे। तो अब जो है शशिभूषण यादव लिख रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम नहीं लेकर सरकार ने धोखाधड़ी की है। भैया आप तो सरकार से पूछिएगा, तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में। सरकार ने धोखा दिया तो आप उसको बेहतर समझ सकते हैं।
अभिमन्यु राय जी, आप अपना सवाल पूछिए। आप लिख सर प्लीज। क्या सर प्लीज? दूसरे संदीप कुमार में किसी खास सोकॉल्ड पत्रकार के बारे में पूछ रहे हैं। भैया मेरी कोई राय नहीं है, वो आप अपनी राय समझिए। आप जो है वो देखिए, हम सीट को लेके बहुत अभी जो है बहुत हम उम्मीदवार को लेके बहुत आपको सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। हमने कहा एक बार सोनू कुमार पूछ रहे बीजेपी या जेडीयू में किसको ज्यादा सीट मिलेगा? भैया एक ज्यादा जेडीयू। और सवाल कोई? मुकेश सहनी से आपका लगाव है? हाँ है। प्रियांशु कुमार निषाद लिख रहे हैं लगाव मुकेश सहनी से। अब 20 तक सीट मिल सकती है कि नहीं बता दीजिए। हमको उम्मीद कम लगती है 20 सीट तक आंकड़ा पहुंचेगा मुकेश सहनी का। संभव नहीं दिख रहा। तो सुबोध कुमार पूछ रहे मीनापुर से एनडीए प्रत्याशी कौन होगा? कुशवाहा जी होंगे। ये कुल मिलाकर स्थिति। अब हम कैंडिडेट्स का नाम नहीं बता सकते, थोड़ा वेट कर लीजिए, सीटों का बंटवारा हो जाने दीजिए, उसके बाद कैंडिडेट्स का नाम बताएंगे। हम सवालों का जवाब देने आए थे और जो है कैंडिडेट्स का नाम पूछना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ सवाल आ रहे हैं, ताबड़तोड़। हायाघाट से कौन, महुआ से कौन। अब प्रवीण कुमार ने कहा मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है प्रमोद जी। अरे भैया प्रश्न पूछ लीजिए प्रवीण जी, फिर से एक बार टाइप कर दीजिए, हम तो जवाब देके तो हम लाइव बंद करेंगे। पूछिए प्रवीण जी, सवाल पूछिए जल्दी से। आपके सवाल, मेरे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, आप पूछिए। आप सम्राट मनु कुशवाहा लिख रहे हैं कि भाकपा माले को जो है कितनी सीट मिली? भाकपा माले कम से कम 20 सीट, 19 सीट। ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा है 40। तो आपने सवाल आपने पूछा नहीं हमसे, हम इंतजार कर रहे थे। जिन्होंने कहा कि मेरे सवाल का जवाब नहीं आपके पास, तो हम उनको सवाल का जवाब देते। तो ये स्थिति है। अब हमारे पास सारे के सारे सीट पर, किस सीट पर कौन, उस सीट पर कौन, उस सीट पर कौन, भाई उसकी तैयारी करके लिस्ट लेके नहीं बैठा हूं मैं भी महागठबंधन और एनडीए में जो खिचड़ी पक रही है उसकी बात करने बैठा था, इसलिए मैं आपको बता रहा था। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। अब हम कल बैठेंगे फिर से, तो आपके ढेर सारे सवालों का जवाब देंगे। आजकल मैं रोज आऊंगा आपके सामने लाइव, और जब रोज आऊंगा तो आप जो पूछेंगे सब सवाल का जवाब दूंगा। फिलहाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।